नमस्कार दोस्तों, 28 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्नी न्यूज़ डिस्कशन डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। पीआईबी हो, द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने आपके साथ कवर की। वैसे न्यूज़ हर जगह पे एक ही होती है। पहली न्यूज़, प्राइवेट हॉस्पिटल्स कांट चार्ज मोर देन 250 रुपीज़ पर डोज ऑफ वैक्सीन। मैंने आपको कल ही के न्यूज़पेपर में डिस्कशन में आपको बताया था कि जो प्रायोरिटी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी सरकार ने पहली फेज़ में। 1 मार्च से वो लोग जो कि 60 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं या वो लोग जो 45 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं और उनके साथ साथ उनको कोई बीमारी है, उनको कोविड-19 की वैक्सीन दी जाएगी। सरकारी हॉस्पिटलों में तो दी ही जाएगी, अब कुछ सेलेक्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी दी जाएगी। और जब प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन दी जाएगी तो वो वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो जब आपको पैसे देने पड़ेंगे, इस बात के ऊपर बड़ा सवालिया निशान उठा कि भैया पैसे कितने देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ लिमिट्स लगाई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि एक सिंगल कोविड-19 की डोज आप 250 रुपये प्रति पर्सन प्रति डोज से ज़्यादा नहीं ले सकते, टैक्स को इंक्लूड करके। तो वो 60 साल से ऊपर के लोग, 45 साल से ऊपर के लोग जिनको कुछ बीमारियां हैं, जो नेक्स्ट फेज ऑफ वैक्सीनेशन में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप बाद में देखोगे कि डाइवर्स ग्रुप्स को भी वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा। तो 1 मार्च से अगर ये किसी सरकारी हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन की डोज लेने जाते हैं तो इनको वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, लेकिन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो पर डोज इनसे 250 रुपये लिए जा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि 250 रुपये अपर लिमिट है। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल 250 से कम लेना चाहे तो कम भी ले सकता है, बट 250 से ज़्यादा नहीं ले सकता। कोविड की जो डोज है वो 2 लेनी है आपको 28 दिन के गैप पे। तो टोटल वैक्सीनेशन चार्जेस कितना हो जाएगा? 250 प्लस 250, 500 रुपया। इस 250 रुपये में टैक्स इंक्लूडेड है। ठीक है भाई, तो ये एक न्यूज़ निकल के आ रही है। अगर देखा जाए कि जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन नाम की जो दवाइयाँ हैं, ये सरकार को कितने रुपए की मिलती हैं, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है कोविशील्ड। सरकार को एक कोविशील्ड नाम की दवाई पर डोज 200 रुपये की मिल रही है, टैक्सेस हटा के। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन सरकार को 295 रुपीज़ पर डोज मिल रही है। तो ये कॉस्ट है जो सरकार को पड़ती है, और सरकार ने अपर लिमिट फिक्स कर दी है प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए 250 रुपये प्रति डोज। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर निकल के आती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको जो वैक्सीन मिलेंगी वो फ्री नहीं है। अब तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिल रही थी वो फ्री हैं, आगे भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बूढ़े लोग जाके वैक्सीन लेंगे वो फ्री हैं। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लाइन में नहीं लगना चाहते, प्राइवेट हॉस्पिटल के आराम से वैक्सीन लेना चाहते हैं, वो वहाँ पे जाके भी ले सकते हैं। 16 जनवरी को हमारे देश का वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हुआ था, सेकेंड फेज 1 मार्च से शुरू हो रहा है। ठीक है, उसके बाद वो प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर कवर्ड है, आयुष्मान भारत के स्कीम के अंदर कवर्ड है, स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम्स के अंदर कवर्ड है, वो भी पैसे ले सकते हैं वैक्सीन के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। तो धर्म बांट पहले फेज में खत्म हो गया। अगले फेजेस में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो वैक्सीन दी जाएंगी वही फ्री होंगी। तो जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, आपकी जर्नी डॉट सुझाव दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए और मेरे यूट्यूब पे अपलोड की हुई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है, नीति आयोग से लोअर कवरेज ऑफ फूड सिक्योरिटी लॉ। नीति आयोग क्या है? तो गवर्नमेंट थिंक टैंक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की कवरेज को थोड़ा कम करने की, या फिर टेक्निकली बोल लीजिए थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की बात कर रहा है यहाँ पे नीति आयोग। ठीक है भाई, नीति आयोग क्या कह रहा है कि अभी के लिए अगर आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को देखो तो रूरल कवरेज हमारे देश की 75% आबादी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर कवर्ड है, और हमारे अर्बन इलाकों की 50% आबादी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कवर्ड है। इसके चलते पूरे देश की 67% आबादी, लगभग 2/3 पॉपुलेशन, 66 या 67% आबादी पूरे देश की नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आती है। अभी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आने का मतलब क्या है? देखिए, दो प्रकार के हाउस होल्ड्स यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। एक है अंत्योदय अन्न योजना वाले हाउस होल्ड्स, ये बहुत गरीब माने जाते हैं। ऐसे लगभग 2.37 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं इंडिया में, जिसमें 9 करोड़ लगभग लोग आते हैं। एज ऑफ 1 फरवरी 2021 को इन 2.37 करोड़ हाउस होल्ड्स को प्रति हाउस होल्ड हर महीने 35 किलो
फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाएंगे कम कॉस्ट पे। ये तो हो गया अंत्योदय अन्न योजना वाले हाउस होल्ड्स के लिए। एक है प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स वाली कैटेगरी में देश के 70.35 करोड़ लोग आते हैं और इन 70.35 करोड़ में हर पर्सन को प्रति महीना प्रति पर्सन 5 केजी फूड ग्रेन्स एंटाइटल्ड है। और ये जो फूड ग्रेन्स मिलते हैं इनको, ये बहुत कम दाम में मिलते हैं। अगर आप दाम की बात करो तो भैया चावल इनको 3 रुपए प्रति केजी में मिलता है, गेहूं इनको 2 रुपए प्रति केजी में मिलता है, कोर्स ग्रेन इनको 1 रुपए प्रति केजी में मिलता है। तो ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लेके आया गया था, 2014 में इलेक्शंस होने वाले थे, कांग्रेस की सरकार को लगा कि इस प्रकार का एक्ट लेके आएंगे तो हम इलेक्शन जीत पाएंगे। इलेक्शन तो खैर वो उसके बाद वैसे भी नहीं जीत पाए, लेकिन एक्ट ने 75% रूरल पॉपुलेशन को और 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर किया और बोला कि सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन बांटे जाएंगे TDPS के अंदर, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। ठीक है भाई, तो अंत्योदय अन्न योजना वालों को थोड़ा ज़्यादा दिया जाएगा, प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को थोड़ा सा कम दिया जाएगा। लेकिन प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को जितना दिया जा रहा है उससे भी इनको काफ़ी मदद मिल जा रही है। उसके बाद यहाँ पे ये जो एक्ट है ये एक स्पेशल फोकस लेके आ रहा था न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए अलग से न्यूट्रिशनल सपोर्ट के प्रावधान भी हैं इस एक्ट में। यहाँ पे बोला जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को मील दिया जाएगा, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको मील दिया जाएगा प्रेगनेंसी के दौरान। उसके बाद एक बार बच्चा हो गया तो उस बच्चे होने के 6 महीने तक उस माँ की सेहत पे ध्यान रखा जाएगा। प्लस अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराई है तो माँ को मैटरनिटी बेनिफिट भी मिलेगा लगभग 6,000 रुपये। हालांकि 6,000 रुपये एक गो में नहीं मिलते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं। अब आप बोलोगे 6,000 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो हमारे गाँव साइड में रूरल इलाकों में जो लेडीज़ हैं जिनके पास घर में दाई माँ ही उनकी डिलीवरी कर देती हैं, वो हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी करवाएं और प्रॉपर सेट टारगेट्स के हिसाब से उनको इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दिए जाते हैं। तो काफ़ी अच्छे प्रोविजंस हैं NFSA के। फिर भाई 14 साल तक के बच्चों को न्यूट्रिशनल मील प्रोवाइड किया जाएगा, इस बात की इंश्योरिटी दी NFSA ने। ठीक है, और जो लोगों को एंटाइटल्ड फूड ग्रेन्स और मील नहीं मिल रहे हैं उनको फूड सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाएगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त NFSA एक्ट था। जब नीति आयोग का ये पेपर बोल रहा है कि NFSA एक्ट में 2 चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। पहली बात तो NFSA एक्ट में जो पॉपुलेशन कवरेज है ये पॉपुलेशन सेंसस 2011 की है। 2013 में एक्ट आया था तो ऑब्वियसली बात सेंसस 2011 का होगा, लेकिन अब चूंकि 2021 में चेंजेस की बात हो रही है तो 2021 वाला सेंसस आगे आने वाले समय में अप्लाई होगा। यहाँ पे क्या बोला गया यहाँ पे कि भैया ये जो रूरल 75% आबादी कवर हो रही है इस NFSA में, इस 75% को कम करके 60% कर दो। और ये जो अर्बन 50% आबादी कवर हो रही है NFSA में, इस 50% को कम करके 40% कर दो। यहाँ पे नीति आयोग ये सजेशन दे रहा है कि जो लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के कवरेज में आ रहे हैं उनके नंबर को आप घटाओ। लॉजिक क्या दे रहा है नीति आयोग? लॉजिक ये दे रहा है कि भाई इस NFSA एक्ट के चलते वो लोग जो कि इन सब्सिडीज को डिजर्व भी नहीं करते उनको भी फ्री फंड में फूड ग्रेन्स मिल रहे हैं, सब्सिडीज मिल रही है, और कभी कभी तो वो गरीबों की सब्सिडी भी मार लेते हैं। तो ज़रूरी ये है कि इतने सारे लोगों को फ्री में ये जो ग्रेन्स हैं इनको बांटने की बजाय ग्रेन्स बांटने के नंबर को कम करिए, थोड़ा स्ट्रीमलाइन करके एफिशिएंटली करके जिनको ज़रूरत है केवल उनको बांटो। और अगर आप इस 75 को 60% और 50 को 40% कर पाते हो तो सरकार की सालाना 47,229 करोड़ रुपए की बचत होगी, ये बोला जा रहा है। आगे इसमें क्या कहा जा रहा है, कुछ एब्सोल्यूट नंबर्स भी दिए गए हैं। अभी के लिए NFSA के अंदर सेंसस 2011 के हिसाब से 81.35 करोड़ लोग लगभग कवर्ड हैं। आगे आने वाले समय में जब आप 2020 के प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन को अगर जोड़ते हो तो ये जो NFSA का 75% रूरल इलाका और 50% अर्बन इलाका वाला कवरेज है, अगर इसके हिसाब से देखो तो NFSA एक्ट के अंदर ये जो 81.35 करोड़ लोग हैं ये बढ़ के 89.52 करोड़ हो जाएंगे। लेकिन अगर इस नंबर को 60-40 कर देते हो जो कि नीति आयोग प्रोजेक्ट कर रहा है तो ओवरऑल बेनिफिशियरी 71.62 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। तो भाई जो लोग गलत तरीके से बेनिफिट ले रहे हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, बेनिफिट्स को हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। लेकिन नो डाउट इस पर्टिकुलर स्टेप के ऊपर अगर सरकार लेती है बहुत अपोजिशन होगा सरकार का। इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कर्नाटका टू मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट तमिलनाडु प्रोजेक्ट। कर्नाटका एक लीगल बैटल वेज करने की सोच रहा है सुप्रीम कोर्ट में, किसके अगेंस्ट? तमिलनाडु के
कावेरी वेल्लारू वैगई गुंदुर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स में। क्या करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे आपका तमिलनाडु? कावेरी के पानी को कटलई बैरेज से निकाल के साउथ वेल्लार, वैगई और गुंदूर तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ देखिए, ये आपको कावेरी नदी बहती नजर आ रही है। ओके, कावेरी नदी पे यहाँ पे आपको एक कटलाई रेगुलेटर नजर आ रहा है। ये है कटलाई रेगुलेटर। इस कटलाई रेगुलेटर से पानी निकालेंगे एक स्ट्रीम से, और ये पानी साउथ में इस तरीके से चलते हुए जाएगा। यहाँ पे एक वेल्लार नदी बह रही है, तो वेल्लार नदी में पानी जाएगा। फिर थोड़ा और साउथ जाएगा तो यहाँ पे आपको एक और नदी बहती दिख रही है। थोड़ा और साउथ जाएगा तो यहाँ पे वैगई नदी बहती दिख रही है। थोड़ा और साउथ जाएगा तो यहाँ पे आपको गुंदार नदी बहती दिख रही है। तो इस कावेरी नदी से कटलाई रेगुलेटर पे पानी निकाला और वेल्लार नदी तक पहुंचाया, वैगई नदी तक पहुंचाया, नीचे गुंदार नदी तक पहुंचाया। क्यों पहुंचाया? क्योंकि भाई मानसून के समय पे कावेरी में पानी बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इस एक्स्ट्रा पानी को तमिलनाडु का ये वाला जो इलाका है, जो कि बहुत हद तक वाटर डेफिशिएंट कहा जाता है, इस इलाके में कावेरी नदी को पानी को पहुंचाया जा सके, उसके लिए ही एक कावेरी वैगई गुंदर लिंक स्कीम को लेके आ रही है तमिलनाडु की सरकार। लेकिन जब भी इस तरीके की कोई डिसीजंस आते हैं, उनका अपोजिशन भी आता है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ई पलानीस्वामी ने बोला है कि भाई जो 14,400 करोड़ रुपए का 262 किलोमीटर का रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, इसमें 6300 क्यूबिक फीट ऑफ सरप्लस वाटर को फ्लड्स के दौरान हम लोग साउदर्न तमिलनाडु में डाइवर्ट करेंगे, जिससे साउदर्न तमिलनाडु में इरिगेशन तो होगा ही, एग्रीकल्चर भी होगा, ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी और ग्राउंड वाटर लेवल भी पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा। लेकिन तमिलनाडु के इस स्टेप से प्रॉब्लम हो गई कर्नाटका गवर्नमेंट को। कर्नाटका गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये कहाँ लिखा है कि आपके पास सरप्लस वाटर आ रहा है तो आप उसको इस्तेमाल ही कर लोगे। ठीक है, असल में ये पानी कर्नाटका से होते हुए आ रहा है, तो कर्नाटका गवर्नमेंट सोच रही है कि हम एक्स्ट्रा पानी छोड़ दे रहे हैं तो ही तो ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, तमिलनाडु एक डाउन स्ट्रीम स्टेट है और जो कर्नाटका है वो अपस्ट्रीम है। कर्नाटका चाहे तो कावेरी के पानी को पहले इस्तेमाल कर ले, ज्यादा पानी तमिलनाडु तक पहुंचे ही ना। ठीक है, तो कर्नाटका गवर्नमेंट यहाँ सुप्रीम कोर्ट जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल रहा है कि तमिलनाडु का ये जो स्टेप है जिसके चलते वो सरप्लस वाटर को यूटिलाइज कर रहे हैं, ये गलत है। ये जो सरप्लस वाटर है वो प्रॉपर तरीके से बंटना चाहिए कर्नाटका की सरकार और तमिलनाडु की सरकार के बीच में। ये मतलब नहीं कि तमिलनाडु के पास एक्स्ट्रा पानी गया तो उन्होंने पानी डाइवर्ट करके साउदर्न रिवर्स में पहुंचा दिया, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा पानी है ये नेचुरल रिवर के फ्लो को मेंटेन करने के लिए है, ना कि तमिलनाडु में पूरी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। और यहाँ पे कर्नाटका की सरकार तमिलनाडु की सरकार पे एक और इल्ज़ाम लगा रही है कि दिस इज अ वायलेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर रिवर डिस्प्यूट एक्ट। इंटर स्टेट वाटर रिवर डिस्प्यूट एक्ट में बोला है कि जो सरप्लस वाटर है इसको किस प्रकार से अलग अलग स्टेट्स में बांटा जाएगा, इसके लिए एक अलग से ट्राइब्यूनल बनना चाहिए। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स की आप बात करो तो स्टेट लिस्ट के एंट्री 17 में इसकी बात की गई है, यूनियन लिस्ट के आर्टिकल 56 में बात की है, आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट हमारे संविधान के कौन से शेड्यूल में आते हैं। वापस आते हैं इस पे, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट पे। इसके प्रोविजंस ये बोलते हैं कि अगर राज्य की सरकार केंद्र की सरकार के सामने एक अर्जी रखती है कि भाई ये जो रिवर है इसमें इतना सरप्लस पानी है और ये रिवर इतने स्टेट से पास होती है, तो आप एक ट्राइब्यूनल बनाइए। जो ट्राइब्यूनल इस बात पे डिसाइड करेगा कि इस रिवर का पानी कितने स्टेट्स को कितनी क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके बारे में सरकारिया कमीशन की भी कुछ रिकमेंडेशंस हैं। ये जो वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल सेटअप किया जाएगा ये 3 साल में अपना डिसीजन सुनाएगा। अब देखते हैं केंद्र की सरकार और सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या स्टेप लेती है। तमिलनाडु में पार्टी है इस समय पे AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजागम, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसका साथ दे रही है। तमिलनाडु में होने वाले हैं इलेक्शंस, तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स AIADMK को जिता सकते हैं। बीजेपी के पॉलिटिकल चांसेस तमिलनाडु में अच्छे कर सकते हैं, तो बहुत कम ही चांसेस है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी इस प्रोजेक्ट को अपोज करेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है ये देखते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिडक्शन मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस में न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट आर्टिकल है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस बैम्बू फॉर इंडिया। देखिए बैम्बू के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ बात की जा रही है। अगर आपको मैं बताऊं तो बैम्बू एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। गाँव के इलाकों में या नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे बैम्बू पैदा होता है ना, वो वहाँ की लोकल इकोनॉमी को काफ़ी मदद करता है। और यहाँ पे नीति आयोग और इन्वेस्ट इंडिया ने आपस में एसोसिएट किया है किसके साथ, नेशनल बैम्बू मिशन को लेके, ताकि
एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई जाएगी ऑन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर बैम्बू इन इंडिया। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अपॉर्चुनिटीज, इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि देश में जो बैम्बू इकोसिस्टम है इसकी होलिस्टिक ग्रोथ करानी है। तो भाई इस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बात की कि बैम्बू को आत्मनिर्भर भारत के साथ जोड़ो, बैम्बू के एक्सपोर्ट्स को इंडिया से बढ़ाओ, इंडिया के बैम्बू की ग्लोबल ब्रांडिंग करो कि भाई इंडिया में जो बैम्बू पैदा होता है बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसको खरीदो। फिर भाई फीड स्टॉक्स और प्लांटेशन ऑफ बैम्बू को आप इंप्रूव करो, बैम्बू में इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, स्किल डेवलपमेंट करो बैम्बू से रिलेटेड। बैम्बू में जो लोग भी खेती में इन्वॉल्व हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट और इंटरनेशनल कॉपरेशन दो। कॉन्फ्रेंस में क्या बोला गया कि फार्मर्स कुछ ऐसे एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स को अडॉप्ट करें जिससे जो 3 से 4 साल का गेस्टेशन पीरियड होता है बैम्बू प्लांटेशन में वो अवॉइड हो जाए। अब आप बोलोगे कि गेस्टेशन पीरियड क्या होता है बैम्बू में? देखिए, बैम्बू की खेती बड़ी अलग तरीके से होती है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, और इनफैक्ट चाइना और नॉर्थ ईस्ट हर जगह पे जब भी बैम्बू के सीड्स को डाला जाता है ना सॉइल में, वो सीड्स एकदम से जर्मिनेट नहीं होते हैं। बैम्बू के ट्री को सॉइल से बाहर निकलने में 4 साल लग जाते हैं। अगर आपने कभी बैम्बू के ट्रीज देखे हो तो कुछ इस प्रकार से बैम्बू की खेती निकली रहती है सॉइल के नीचे से। प्रॉब्लम यह है कि सॉइल के अंदर जब आप बैम्बू के सीड्स डालते हो वो एकदम से बाहर नहीं आते हैं। आप फर्टिलाइजर लगाते रहो, पानी डालते रहो, 4 से 5 साल बाद ये जो बैम्बू का पेड़ है ना वो सॉइल से बाहर निकलेगा, और इसको बोला जाता है गेस्टेशन पीरियड। मतलब जब आपने बैम्बू का सीड डाला, उस सीड को जमीन से बाहर आने के फॉर्म में, मतलब ट्री के फॉर्म में जमीन से बाहर आने में 4 से 5 साल लग जाएंगे। इसको बोला जाता है गेस्टेशन पीरियड। एक बार वो जमीन से बाहर आ गया और पूरा बड़ा हो गया, आपने उसको यहां से काट दिया तो उसके बाद वो फिर 5 हफ्ते में बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उस सीड का ट्री में बदलना। ट्री बाद में ग्रो करने लगता है, लेकिन सीड का ट्री में बदलने में 4 से 5 साल का टाइम चला जाता है। इसलिए इन एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स को फॉलो करना फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि इस गेस्टेशन पीरियड को कम कर सके। इसके लिए ऑलरेडी पूरी दुनिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है। फिर बैम्बू की खेती के साथ आप पल्सेस, जिंजर, लेमन ग्रास उगाओ, ताकि इन सब के भी कॉमर्शियल फायदे आप उठा सको। प्लस पल्सेस, जिंजर खाने पीने में भी काम आते हैं। उसके बाद क्रेडिबल प्लांटिंग मटेरियल का इस्तेमाल करना, इंप्रूव्ड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करना, अच्छी अच्छी बातें यील्ड बढ़ाने के लिए, कल्चरलेबल वेस्ट लैंड का प्रयोग करके उनके ऊपर बैम्बू को उगाना, इंटीग्रेटेड प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाना ताकि बैम्बू का कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो सके, उसका वेस्ट ना हो। ये सब बोल बच्चन टाइप की बातें हैं, सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आती हैं, रट लीजिए, कहीं पे भी आए चेप दीजिएगा। फिर भाई बैम्बू एक हैवी क्रॉप है तो उसके ट्रांसपोर्ट में पैसा खत्म होता है, तो ट्रांसपोर्ट में कम पैसा खत्म हो, हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो, उसके लिए वाटर वेस्ट का इस्तेमाल करना, ट्रांसपोर्ट में सरकार की तरफ से सब्सिडी आना, ये सब चीज़ों के बारे में इस कॉन्फ्रेंस में बात की जाएगी। यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को कोट करना जरूरी है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में मैं आपको बता दूं, ऐसे पेड़ जिनको ट्रीज बोला गया है उन ट्रीज को आप एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए नहीं काट सकते। 2017 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में सरकार ने एक अमेंडमेंट किया, एक संशोधन किया और बोला कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर जो बैम्बू है वो ट्री नहीं है। अभी बैम्बू ट्री नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आप बैम्बू के प्लांट को काट सकते हो, जो कि एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रोड्यूस है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार बैम्बू जमीन के बाहर निकल आया, उसके बाद अगर आप उसको काट भी दोगे तो 5 हफ्ते में फिर से ग्रो कर जाएगा। तो भाई इसीलिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को 2017 में सरकार ने अमेंड किया था, ताकि बैम्बू और उसके प्रोडक्ट्स की खेती बहुत तेजी से आगे बढ़ सके सस्टेनेबल तरीके से। बैम्बू को काटने के लिए, ट्रांजिट के लिए अलग से परमिशन लेने की जरूरत ना पड़े। फिर यहाँ पे नेशनल बैम्बू मिशन के बारे में कुछ और सिंपलर पॉइंट्स लिख रखे हैं कि भाई ईल्ड को बढ़ाना, नई वेराइटीज़ के साथ कवरेज एरिया बढ़ाना बैम्बू का जहाँ पे उगाया जा रहा है, बैम्बू की प्रमोशन करना, मार्केटिंग करना, बैम्बू से रिलेटेड हैंडीक्राफ्ट्स को बनवाना, अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो कि बैम्बू के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है उनके बीच में कॉपरेशन, प्रमोट, डेवलप एंड डिसेमिनेट टेक्नोलॉजीज थ्रू अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज, जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अच्छी अच्छी बातें रट लो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं विवाद से विश्वास स्कीम। भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फिर से जो डेडलाइन है फॉर फाइलिंग डिक्लेरेशन एंड मेकिंग पेमेंट अंडर टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम विवाद से विश्वास टिल 31 मार्च एंड अप्रैल 30। मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है यहाँ पे। सीन कुछ ऐसा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चले जाओ, चाहे जीएसटी डिपार्टमेंट चले जाओ, चाहे कस्टम्स डिपार्टमेंट चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, टैक्स को लेके लगातार लिटिगेशन, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी कंपनी से बोला कि 40 करोड़ रुपए दो, कंपनी ने बोला हमारे तो 40 करोड़ बनते ही नहीं इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। दोनों आपस में एक लीगल केस लड़ रहे हैं। तो इनकम टैक्स के कमिश्नर ने
ऑर्डर पास कर दिया, ऑर्डर इन ओरिजिनल, और एडजुडिकेट कर दिया कि तुमको पैसा भरना है। वो चला गया अपीलेट ट्राइब्यूनल में, वहां पे केस खींच रहा है सालों साल। तो सरकार ने बोला, और अभी नहीं, सरकार ने पहले बहुत सी स्कीम्स लागू की हैं। जैसे कि एक स्कीम आई थी पहले, कर विवाद समाधान स्कीम 1998 में, फिर डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम 2016। इस प्रकार की स्कीमों के थ्रू सरकार ने इनकम टैक्स के केसेस का जो लिटिगेशन है, इस लिटिगेशन को कम करने की कोशिश की है। इसमें लेटेस्ट जो स्टेप है वो है 17 मार्च 2020 को जो स्कीम आई है, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020। इसमें अंदर सरकार क्या बोलती है, इसमें अंदर सरकार बोलती है कि इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी लिटिगेशन चल रहा है, और अभी के लिए लिटिगेशन में 4.8 लाख अपील्स फाइल हुई हैं, जिसमें 9.32 लाख करोड़ रुपया फंसा हुआ है। अगर ये पैसा का लिटिगेशन क्लियर हो जाता है तो इतना पैसा फ्री हो सकता है। तो भाई, इस विवाद से विश्वास एक्ट 2020 में सरकार ने क्या बोला, सरकार ने बोला कि वो इनकम टैक्स पेयर्स जिनके साथ लिटिगेशन चल रहा है, अगर वो इस विवाद से विश्वास एक्ट के अंदर इनकम टैक्स अथॉरिटी से बातचीत करके एक लमसम पैसा भी जमा कर देते हैं, तो उनके खिलाफ जो भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जो भी पीनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, वो ड्रॉप कर दी जाएंगी। मतलब विवाद से विश्वास एक्ट एक प्रकार का नेगोशिएशन का मैकेनिज्म है, जिसके चलते वो लोग जिनसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैसा डाल रखा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और वो लोग बैठ के आपस में नेगोशिएशन कर लेंगे, मांडवली कर लेंगे, एक पैसा डिसाइड हो जाएगा कि हाँ भाई इतना तुम दे दो, तो तुम्हारे ऊपर से सारी पीनल प्रोसीडिंग्स हटा देंगी। वो कंपनी भी सोचेगी कि चलो भाई लिटिगेशन खत्म हुआ। तो ये है आपका विवाद से विश्वास एक्ट। ठीक है, इस विवाद से विश्वास एक्ट की डेडलाइन को 31 मार्च और 30 अप्रैल तक अभी के लिए बढ़ा दिया गया, क्योंकि सरकार चाहती है कि जितने भी पेंडिंग लिटिगेशन है ये पूरे हो जाए। और मैं आपको बता दूं, ये जो पेंडिंग लिटिगेशन है ना, लंबे चलते हैं। फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने डिसीजन सुनाया, अपीलेट फॉर्म में चला जाएगा, फिर हाई कोर्ट में चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, केसेस 5-6 साल चलते रहते हैं, पैसा वहां पर लॉक इन हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अक्सर कर पार्टी के फेवर में डिसीजन सुनाते हैं, ना कि सरकार के फेवर में। तो सरकार चाह रही कि इतने लंबे, इतने एक्सपेंसिव मैकेनिज्म की बजाय थोड़ा बहुत बीच का नेगोशिएशन करके इनसे पैसे ले लो, तो लिटिगेशन भी खत्म हो जाएगा, बेकार का लड़ाई झगड़ा भी खत्म हो जाएगा, पैसे भी आ जाएंगे सरकार के पास। और सरकार को कहीं ना कहीं इसमें फायदा भी हुआ है। इस मैकेनिज्म के थ्रू फरवरी 2021 तक सरकार ने 97,000 करोड़ रुपीस वसूल किए हैं। जब ये स्कीम लागू की गई थी तो 5,10,491 पेंडिंग केसेस थे, जिसमें से 1,25,140 रिजॉल्व हो चुके हैं। वो अलग बात है कि इतने समय में और कुछ केसेस भी आ चुके हैं। तो टोटल 24.5% केसेस जो कि पेंडिंग थे जब ये स्कीम आई थी, सॉल्व हो चुके हैं अब तक। तो ये है विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में छोटी जानकारी। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट में चीज़ आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।